हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए टॉपिक विद्यापति के ऊपर, जिसमें कि हमने आज प्रयास किया है कि विद्यापति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में और डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में कैसे रहे हैं। इन दोनों आलोचकों ने विद्यापति को किस तरीके से देखा है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ से बहुत सवाल बने हुए हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप वन लाइनर नोट्स के दृष्टिकोण से और एक समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। जब भी हम विद्यापति पर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को प्रकरणों में बांटा है। तो आदिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत विद्यापति की चर्चा उन्होंने थोड़ी सी की है। इसके बाद अगली चर्चा उन्होंने प्रकरण 4 के अंतर्गत वीरगाथा काल में किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीर खुसरो और विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फुटकल खाते में रखा था, फुटकल रचनाओं के अंतर्गत। तो चलते हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य में क्या लिखा है विद्यापति के संदर्भ में। तो वो लिखते हैं कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यानी कि इससे पहले अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो सारंगधर की चर्चा उन्होंने की है और फिर इसके बाद वो विद्यापति पर आ गए और लिखते हैं कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस दौर में अपभ्रंश की रचनाएं की जा रही थी, अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की जा रही थी, उस समय विद्यापति ने देश भाषा के कुछ पद्य लिखे थे और उसके साथ ही उन्होंने देश भाषा का मिश्रण करते हुए अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी थी, जिसका जिक्र आगे और करते हैं कि प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उन्होंने उनकी लिखी हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि विद्यापति के पदों का संग्रह कौन कर रहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन प्रसिद्ध भाषाविद थे। उन्होंने जब पदों का संग्रह किया तो उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की 2 ऐसी पुस्तकें हैं जो कि प्रशस्ति संबंधी पुस्तकें हैं। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस तरह की पुस्तकें रही हैं। तो ये प्रशस्ति संबंधी रही हैं, यानी कि राजाओं की इसमें प्रशंसा की गई है, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला, यानी कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका का पता नहीं चला। लेकिन थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। तो यहाँ पर एक नया तथ्य आपको मिल रहा है कि कीर्तिलता की जो एक प्रति मिली, उसकी फोटोकॉपी हर प्रसाद शास्त्री जब नेपाल गए थे तो वहां से लाए। वहां की गवर्नमेंट लाइब्रेरी जो थी, राजकीय पुस्तकालय, वहां से इसको प्राप्त किया। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय छंद, गाथा आदि छंदों से किया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कीर्तिलता है, जिसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता का वर्णन किया गया है और बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा का उसमें मिश्रण किया गया है। और कुछ यहाँ पर छंदों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें कि दोहा,
चौपाई, छप्पे आदि छंद शामिल हैं। आगे लिखते हैं कि इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल में अपभ्रंश जो प्रयुक्त होती थी वो भी कई तरीके की थी, जिसमें कि आप डिंगल और पिंगल दो शैलियों का नाम सुने होंगे। जैसे ही मैंने डिंगल और पिंगल का नाम लिया, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी डिंगल और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज पिंगल हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्यापति ने जिस अपभ्रंश का प्रयोग किया उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूर्वी अपभ्रंश नाम दे रहे हैं। यानी कि विद्यापति, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के रहने वाले थे, तो भारत के मैप में जब बिहार आप देखेंगे और खासतौर से दरभंगा का क्षेत्र, तो वो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसी के तर्क पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि विद्यापति ने जिस अपभ्रंश का प्रयोग किया वो इस तरीके की अपभ्रंश राजस्थानी ब्रज न होकर बल्कि पूर्वी अपभ्रंश से युक्त है। तो ये पहली विशेषता, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और आगे लिखते हैं कि इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वो कोई बात हवाई नहीं करते हैं, बल्कि उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा कि विद्यापति ने जिस अपभ्रंश का प्रयोग किया है वो पूर्वी अपभ्रंश है और उसकी क्रियाओं में भी पूर्वीपन दिखाई पड़ती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम उसे समझते हैं। पंक्तियां दी गई हैं। रज्ज लुद्ध असलान बुद्धि विकम बले हारल, पास बसी विश्वासी राय गयनेसर मारल, मारंत राय रणरोल पडु मैनी हाहा सद्द हुआ, सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफवरिय धुआ। तो जैसे ही इन पंक्तियों का मैंने वाचन किया, आपके दिमाग में तुरंत अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं आने लगी होंगी, जिसमें अपभ्रंश की एक खास विशेषता है द्वित्व की प्रधानता। ठीक है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं जैसे रज में डबल ज है, ठीक है। इसके बाद बिकम में आप देख रहे हैं कि डबल क है। इसी तरीके से पफवरिय शब्द जो है इसमें डबल प आप देख रहे हैं। तो ये अपभ्रंश मिश्रित है। लेकिन पूर्वीपन कैसे आ गया इसमें? क्योंकि विद्यापति मैथिली क्षेत्र से थे और उन्होंने देश भाषा का प्रयोग किया है। देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसमें आप देख रहे हैं हारल, मारल, ठीक है। इसके बाद रणरोल, ठीक। इस तरीके के जो शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं न कहीं ये मैथिली से प्रभावित रहे। यही पूर्वीपन का कारण है, ठीक है। यही है पूर्वी अपभ्रंश। तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की क्या है। लिखते हैं, दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। यानी कि देश भाषा का प्रयोग तो किया है उन्होंने प्रमुखतया, लेकिन उसमें तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दों का बहिष्कार नहीं किया गया, उसको भी लेने का प्रयास किया गया। लिखते हैं कि तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। आपके दिमाग में प्रश्न उठने लगा होगा कि ये टकसाली अपभ्रंश क्या है। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि टकसाली, संस्कृत निष्ठ, परनिष्ठित, मानक इत्यादि शब्दों में क्या अंतर है। तो टकसाली का अगर आप सामान्य अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रामाणिक या फिर मानक, ठीक है। तो शब्द से आपको बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से यही बात कही जा रही है कि मानक अपभ्रंश का प्रयोग कई बार विद्यापति ने अपनी कविताओं में की है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे तो है पुरुषतेण पुरुषेउ नहीं पुरुषेउ जम मत्तेन, जल दानेन हु जलो न हु जल वो पुंजियो धूमो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसका वाचन किया इन पंक्तियों का, तो कुछ जो अपभ्रंश की विशेषताएं, जैसा कि मैं बार बार आपको द्वित्व की प्रधानता के बारे में बात कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो जिस तरीके से आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर जो पंक्तियां हैं इस अपभ्रंश में और नीचे की जो पंक्ति है इसमें थोड़ी सी आपको यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा। ये वही बात है कि इसमें देश भाषा का तो प्रयोग किया गया है,
लेकिन संस्कृतनिष्ठ या तत्सम शब्दों का बहिष्कार नहीं किया गया है, इसको भी उन्होंने प्रयोग कर लिया है। आगे और पंक्तियों के बारे में बात होगी, तुरंत आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। जैसे पंक्तियां दी गई हैं, कतहूं तुरक बरकर बार जाए ते बेगार धर, धरि आने बाभन बरुआ मथा चढ़वाई गाय का चुरुआ, हिंदू बोले दूर ही निकार छोटव तुर्का भबकी मार। तो आप इन पंक्तियों को देखिए तो ऊपर की जो अपभ्रंश युक्त पंक्तियां थी ये थोड़ा सा देश भाषा ली हुई हैं, ये आपको पढ़ने में ज्यादा आसानी महसूस करा रही होंगी। तो ध्यान में रखिए कि विद्यापति की जो भाषा शैली है, कई जगहों पर उन्होंने टकसाली अपभ्रंश का प्रयोग किया है और देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश का प्रयोग उन्होंने किया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वाचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उ आर न अर विद्या बअड़ बनाकर ही रखे जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि उपकार को बोलचाल तक के भाषा के रूप में जब प्रयोग किया जाता था तो तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार पाया जाता है। जैसे उपकार को लिख दिया गया उ आर, नगर को रख दिया गया न अर, विद्या को लिख दिया गया विद्या, वचन को लिख दिया गया बअड़, यदि बनाकर रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। अगली विशेषता बताते हैं कि विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जो बण गयुम न झूरी, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछता। यहां पर समानाधिकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो कारकों की संख्या कुल 8 है, जिसमें कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सारी चीजें आप जानते होंगे। समानाधिकरण मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, मतलब खत्म हो चुका था, पर प्राकृत के परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषण मिलता है और ये उदाहरण दिया गया। आगे लिखते हैं कि जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। आगे लिखते हैं, जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। तो इन्होंने सवाल उठाया और आगे लिखते हैं कि ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। अगर हम कथन के दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि ये किसका कथन है। ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में भी संकोच घटता गया। किसका कथन है? तो जो भी विद्यार्थी अभी तक सुन रहे होंगे तुरंत बता देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति वाले चैप्टर में इस तरीके से लिखते हैं। और आगे लिखते हैं कि सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है कि जब काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। तो दो रचनाओं को, सारंगधर के पद्यों को और कीर्तिलता में इसके प्रमाण को मानते हैं। तो उम्मीद है कि ऊपर की सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया प्रकरण 2 के अंतर्गत। अब आ गया प्रकरण 4, जिसमें कि वीर गाथा काल फुटकल रचनाएं शीर्षक दिया गया है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आदिकाल को कुल 6 प्रकरणों में बांटा गया है और उन 6 का नाम अलग अलग शीर्षक से दिया गया है। तो यहां पर आपने 2
देख लिया कि जो प्रकरण 2 था वो हो गया आपका अपभ्रंश काव्य का, और प्रकरण 4 आप देख रहे हैं वीरगाथा काल, जिसमें कि फुटकल रचनाओं की बात की गई है। इससे पहले हमने अमीर खुसरो के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं विद्यापति, जो कि फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो विद्यापति को क्रम संख्या 9 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, जबकि अमीर खुसरो का अगर आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा होगा तो इनको बताया था मैंने कि 8 नंबर पर रखा गया है। वैसे तो किताबें आपके पास होंगी, आप अच्छे से अध्ययन भी कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको एक नई दृष्टि मिल रही होगी, और दोबारा जब आप इतिहास पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो बड़ा ही रुचिकर दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और फास्ट आपका रिवीजन होगा। तो विद्यापति को 9 नंबर पर रखा गया है। एक दृष्टि आपको मिली होगी कि इन संख्याओं को आपको फालतू नहीं समझना है, बल्कि ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरीके से परीक्षाओं का पैटर्न बदलता जा रहा है और गंभीरता से सवाल पूछे जा रहे हैं, अंदर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस नंबर पर रखा है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 9 नंबर पर विद्यापति का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, और हमने भी ऊपर प्रकरण 2 के अंतर्गत इनका उल्लेख कर लिया, बता दिया आपको, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। आगे लिखते हैं कि पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। यानी कि इसके पहले हमने कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की चर्चा की, लेकिन जिस रचना के वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है वो रचना है पदावली। तो इस वाक्य को या कथन को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। अगर आ जाए कि किसका कथन है कि पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखते हैं, इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये बात सही है कि विद्यापति मैथिली क्षेत्र के थे, मैथिली भाषा का व्यवहार उन्होंने किया अपने कविता में, खासतौर से पदावली में, लेकिन बॉर्डर पर ही बंग भाषा यानी कि बांग्ला बोलने वाले भी विद्यापति को अपना मानते हैं। ठीक है, ये विवाद है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैथिली के लोग अपना अधिकार जमाते हैं, जो कि एकदम से सही है, लेकिन विद्यापति की इतना लोकप्रियता रही है कि बंग भाषा वाले भी अपनी ओर खींचते हैं, मतलब अपना इन्हें मानते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है। पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने बिहारी और मैथिली दोनों भाषाओं को हिंदी से अलग माना है, क्योंकि ये दोनों भाषाएं मागधी से निकली हुई हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जरूर इसको ध्यान में रखिए। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे लिखते हैं कि पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई जा रही है कि अगर हम साहित्य का विभाजन केवल भाषा की दृष्टि से करें और कुछ प्रत्ययों के आधार पर करें तो यह विभाजन ठीक नहीं है। तो ये सवाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उठाया, लेकिन अगर आप आधुनिक काल में देखेंगे तो नामवर सिंह ने विमर्शों को केंद्र में रखते हुए सवाल उठाया कि साहित्य को विमर्शों के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। ये दलित साहित्य है, ये स्त्री साहित्य है, ये आदिवासी साहित्य है। कुछ लोगों ने ओबीसी साहित्य को भी स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, तो इस पर नामवर सिंह ने बहुत कड़ा ऐतराज जताया। उनका मानना था कि साहित्य को साहित्य रहने दिया जाए, बांट कर उसको अध्ययन न किया जाए। तो क्या नामवर सिंह के मन में ये अचानक विचार आया? मुझे जहां तक लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत पहले ही इस बात का खंडन किया था कि चाहे वो विमर्श हो चाहे भाषा शास्त्र की दृष्टि से साहित्य का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए कि ये बिहारी मैथिली अलग है, हिंदी अलग है, या फिर जितनी भी भाषाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों का समावेश है। ठीक है, तो ये सब मिलकर हिंदी का निर्माण करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
सवाल उठाया कि भाषा की दृष्टि से साहित्य के विभाजन नहीं किया जा सकता। आगे लिखते हैं, कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। तो इस कथन को जरूर ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं तुरंत बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उनका मानना था किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली यानी वोकेबुलरी पर आधारित होता है, अवलंबित होता है। लिखते हैं आगे, खड़ी बोली बांगड़, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। आगे लिखते हैं कि बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहां की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर सवाल बन सकता है कि बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ पर ध्वनियों का, केवल वर्णों का अंतर हो जा रहा है। आयल को कई जगह आइल, गयल को गईल, हमरा, तोहरा आदि बोला जाता है। तो ये हिंदी के अंतर्गत है, लेकिन किसके कारण है? शब्दावली की एकता के कारण। मेन कारण यह है कि शब्दावली की एकता के कारण भले क्षेत्र जगह बदल जा रहे हो, लेकिन ये एक ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है हमर छत्तीसगढ़, ठीक है, जबकि यहां पर देखिए हमारा शब्द प्रयोग किया गया है। तो बस थोड़ा सा अंतर है। और छत्तीसगढ़ी तो आप जानते हैं किस हिंदी के अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर किस कारण है? सब शब्दावली की एकता के कारण। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यही अंतर होता है वन लाइनर किताबों को पढ़ने में और गंभीर लेक्चर सुनने में। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। हो सकता है कि यह कथन पूछ लिया जाए कि किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहां पर दो रचनाओं की तुलना की गई, विशल देव रासो और पदावली की। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पदावली जो है वो मैथिली भाषा में है और विशल देव रासो जो है वो अपभ्रंश भाषा में है। तो भले ये भाषागत अलगाव हो, लेकिन ये सब किसके अंतर्गत है? शब्दावली की एकता के दृष्टिकोण से हिंदी के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो जैसे ही मैंने विशल देव रासो बोला, पदावली बोला, आपके दिमाग में इनके रचनाकारों का नाम भी आ गया होगा। आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि रिवीजन की जरूरत है। तो तुरंत आप अपने दिमाग में रखिए। आगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान में रखना चाहिए। लिखते हैं कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। तो अगर आपने यूजी पीजी में वार्षिक परीक्षाएं दी होंगी तो वहां पर सवाल एक बनता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं या भक्त कवि हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं क्योंकि वहां पर नंबर पाना होता है। लेकिन यहाँ पर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं और खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में विद्यापति को पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है ऐसा मानते हैं, मतलब उनको उन्होंने श्रृंगारिक कवि माना है। तो ध्यान में रखना है। और लिखते हैं कि जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। आगे लिखते हैं कि विद्यापति शैव थे। यह भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए छोटा सा वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्यापति किस प्रकार के कवि थे, यानी कि उनकी आस्था किसमें थी? तो वो शैव थे, शिव भक्त थे, ठीक है। और एक लोक प्रचलित है उगना। उगना एक तरीके से विद्यापति से जुड़ा हुआ शब्द है, बाद में हम कभी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि विद्यापति शैव थे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए।
यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि विद्यापति ने जिस पदावली की रचना की वो श्रृंगार पर आधारित है, भक्त कवि के रूप में नहीं है। अगर उन्होंने पदावली में राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है तो इसका मतलब नहीं है कि वो कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, बाद में पता चलेगा आप सभी को कि ये राधा कृष्ण आखिरकार हैं कौन। लेकिन यहां पर आपको क्लियर कट रखना है कि विद्यापति के राधा कृष्ण और कृष्ण भक्तों के राधा कृष्ण में अंतर है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। इस कथन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला जो कथन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपने अपनी लिखित परीक्षाओं में और तमाम जगहों पर खूब इसका प्रयोग किया होगा और एकदम से आप इससे चिर परिचित होंगे। कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने जैसे गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो इस कथन पर ज्यादा हमें आप सभी को जोर नहीं देना है क्योंकि आपने इसको याद किया होगा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पता कुछ लोगों को नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। तो यहां पर वो सवाल भी उठा रहे हैं। आगे लिखते हैं, इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। कृष्ण भक्ति का प्रधान अंग क्या है? लीलाओं का कीर्तन करना। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहां वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखते हैं कि विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहां विद्यमान थे। अभी ऊपर आपने कीर्ति सिंह का नाम सुना था, अब एक और राजा हैं जो कि तिरहुत के ही हैं, उनका नाम है शिव सिंह। यह बात कही जा रही है संवत 1460। जब इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1403 ईस्वी हो जाएगा। तो 1403 ईस्वी के आसपास में विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहां विद्यमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बदलते हुए पैटर्न पर हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के कितने पदों का उल्लेख अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। तो उसकी संख्या 2 है, तो इसको ध्यान में रखना है। उनके 2 पद कौन से हैं? पहला पद हम पढ़ते हैं। पहला पद है, सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन इक भासी, मुख से दूरी करु चीरे। तोहर बदन सम चाँद होत नाही, कयो जतन बिह केला, कै बेरी काट बनावल नव कै, तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तु कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाय लुकैन लह, जलम पंकज निज अपमाने। तो ये हो गया पहला पद। अब इसकी व्याख्या जब हम आपको विद्यापति की पदावली पढ़ाएंगे और उसमें आपको 25 पदों की व्याख्या भी पढ़नी है, तो और क्लियरिटी के साथ हम भाषा शिल्प के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये मैथिल के शब्द हैं और उसकी व्याख्या भी बताएंगे। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि 2 पदों का जो वर्णन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें पहला जो पद है वो बसंत ऋतु के बारे में है और पूरा उसके बारे में वर्णन किया गया। दूसरा पद है, भन विद्यापति सुनु बर जोवती, ई सम लक्ष्मी समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिमाने। तो ये ध्यान में रखिए, शिव सिंह और लखिमा देई ये दोनों विद्यापति ने अपने पंक्तियों में यूज किया है। काली कहल पिय साझई रे, जाइबी मड़ मारु देश, मोय अभागिली नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेस, हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिहरी न जाई, एक शयन सखी सूतल रे, अचल बलब निसी भोर, न जानल कतखन तज गेल रे, बिछुरल चकवा जोर, सुनि सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोए आज, विनती करहूं सुगहेलिन रे, मोहि देहि अगिहर साज,
विद्यापति कवि गावल रे आवई आवई मिलत पिय तोर लखिमा देई बरदेई बरनागर रे राय सिंह शिव सिंह नहीं भोर। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि दूसरे पद में नायक और नायिका के कई बार विरह का वर्णन किया गया है। और जो आप देख रहे हैं कि मैथिली भाषा जैसे जानल रे, सुतल रे, अछल रे, बिछुरल रे, गेल रे, साइल, ठीक है, इस तरीके से शब्द प्रयोग हैं, गावल, ये सब मैथिली भाषा के एक तरीके से विशेषताएं हैं। तो आप इनको ध्यान में रख लीजिए। अगर इस तरीके की पंक्तियां आती हैं कि किसकी पंक्तियां, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये विद्यापति के हैं। तो उम्मीद है कि दोनों प्रकरणों, प्रकरण 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या लिखा, प्रकरण 4 में क्या लिखा है, वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। यहां से किसी भी तरीके का प्रश्न परीक्षा में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% उसे सही कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि जिन वन लाइनर किताबों को आप पढ़ते हैं वो सभी वन लाइनर किताबें इन्हीं मूल किताबों पर आधारित हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग तथ्यों को गढ़ रहे हैं या फिर कहीं से ला रहे हैं, वो तथ्य यहीं से हैं, बस वो आपके अध्ययन को थोड़ा सा सरल बना देते हैं और धीरे धीरे आपको कमजोर भी बना देते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए जिसका हम आसानी से अध्ययन करके परीक्षा को पास कर जाए। कई लोग पास भी कर जाते हैं और कई बार बदलते हुए पैटर्न में दिक्कत भी आने लगती है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में विद्यापति को आपने ठीक से समझ लिया है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।